Hello, mic check. वालेकुम सलाम. गुड आफ्टरनून मोना. आज ही स्टार्ट करते हैं क्लास. जेम्स जॉयस पढ़ेंगे आज. पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या चल रहा था, कहाँ पर थे हम. ऊपर चलते हैं. जैसे कि आप जानते हैं, यह है यूजीसी नेट इंग्लिश पेपर सेकंड का फ्री बैच जो चलता है मंडे टू थर्सडे शाम को 4 से 5. यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोइट्री कंप्लीट की जा चुकी है. यूनिट 3 चल रही है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज, जिसके 4 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये चारों. ठीक है. लास्ट क्लास में हमारा फिक्शन इन मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ था 1910 से 1945 तक. इसको हमने स्टार्ट कर दिया था. इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसके की फीचर्स और इसके ट्रेंड्स के बारे में बात हुई थी. ठीक, इनके ट्रेंड्स के बारे में बात होने के बाद हमने जिक्र किया था कुछ मेजर ऑथर्स का, और हमने ये कहा था कि इनमें से कुछ नाम हमें डिटेल में पढ़ने होंगे, जिसमें पहला नाम है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, जेम्स जॉयस 1882 से 1941. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. जेम्स जॉयस वॉज अ ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडर्निस्ट राइटर. ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडर्निस्ट राइटर थे हुज वर्क्स ट्रांसफॉर्म 20th सेंचुरी लिटरेचर, और इनकी रचनाओं ने 20वीं शताब्दी के साहित्य को बदला. हिज इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत इनोवेटिव इस्तेमाल करते थे भाषा का. नैरेटिव टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, इनकी कहानी कहने का तरीका बहुत अच्छा है जेम्स जॉयस का. एन एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये एक्सप्लोर करते थे कॉन्शियसनेस को. सेट हिम अपार्ट एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स ऑफ हिज टाइम. ये सारी चीजें इनको अलग करती हैं, और ये अपने जमाने के सबसे प्रभावशाली ऑथर्स में से एक हैं, जेम्स जॉयस. चलिए, अब हम पहले पढ़ेंगे जेम्स जॉयस मेजर वर्क्स इन फिक्शन. फिक्शन में जो मुख्य रचनाएं जेम्स जॉयस लिखकर गए हैं वो क्या हैं. पहले बात करते हैं नॉवेल्स की, और इनके 2 नॉवेल्स जो सबसे ज्यादा फेमस हैं वो नंबर 1 और नंबर 2 पर लिखे हैं. पहला है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, 1916. बहुत फेमस है और PYQ में कई बार आ चुका है अलग अलग तरीकों से. इसका नाम याद रखिए, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और इसका ये सन याद रखिए 1916. ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है. थीम्स क्या है भाई इस नॉवल की? आर्टिस्टिक फ्रीडम, ठीक, कि कलाकार को कलात्मकता में कितनी आज़ादी है. ठीक है. आइडेंटिटी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, धर्म और किसी इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के बीच में जो संघर्ष है वो. इन 3 थीम्स पर यह नॉवल लिखा गया है. नैरेटिव स्टाइल कैसा है? यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया गया है, कई बार समझा चुके हम आपको ये. और इंटीरियर मोनोलॉग का इस्तेमाल किया है, जिसमें किरदार अपने आप से बात करता है, टू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ स्टीवन डेडलस. और इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इस इंटीरियर मोनोलॉग की तकनीक के जरिए इसमें डेवलपमेंट को ट्रेस किया गया है, किस तरह से विकास हो रहा है किरदार का, जिसका नाम स्टीफन है. रिफ्लेक्टिंग द प्रोटैगनिस्ट इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ, और इसके जरिए दिखाई गई है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है स्टीफन, किस तरह से वो बौद्धिक रूप से और इमोशनल रूप से ग्रोथ किया है. ठीक है. तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स बट साइकोलॉजिकली
एक्लेम्ड नॉवल है ये, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी कोई कलाकार है कि आप पेंटिंग करते हैं, आप गाते हैं, आप लिखते हैं, तो आई थिंक ये नॉवल आपको पढ़नी चाहिए। आप कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इस नॉवल से कनेक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट भैया मास्टरपीस इनका यूलिसिस, नंबर 2, दूसरा नॉवल इनका 1922। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। किन थीम्स पर लिखा गया है यूलिसिस? ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर, टाइम पर, एग्जिस्टेंस पर, पर्सनल आइडेंटिटी पर और कॉम्प्लेक्सिटी पर, रोजमर्रा के जीवन की। तो रोजमर्रा का जो जीवन है, एवरीडे लाइफ जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उस पर। नरेटिव स्टाइल कैसा है? फेमस फॉर इट्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। नॉन लाइनियर स्टोरी टेलिंग है, कहीं से भी कुछ भी शुरू हो रहा है। वाइड रेंज ऑफ नैरेटिव फॉर्म्स, और नैरेटिव फॉर्म्स को बहुत विस्तृत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जॉयस पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ होमर्स ऑडिसी। अब आप यूलिसिस के नाम से समझ गए होंगे कि ऑडिसी की कहानी है, ये ऑडिसियस की कहानी है, उसी को यूलिसिस भी कहते हैं। होमर की जो ऑडिसी है उसका ही सेम स्ट्रक्चर कॉपी किया है और उसके पैरेलल अपनी कहानी लिखी है इन दिस हाईली एक्सपेरिमेंटल वर्क, इस हाईली एक्सपेरिमेंटल वर्क में। ठीक है, इसका जिक्र हमने कल किया था पिछली क्लास में, थर्सडे में, कि बहुत एक्सपेरिमेंटल रचना थी यूलिसिस। इसके अलावा जो तीसरा नॉवल इनका बहुत फेमस वो है फिनेगन्स वेक 1939। थीम साइक्लिकल हिस्ट्री पर लिखी गई है, लैंग्वेज पर, मिथ पर और ड्रीम लॉजिक पर, सपनों में जो लॉजिक तर्क लगाते हैं हम लोग। नरेटिव स्टाइल कैसा है? लिखा गया है इसे मल्टीलिंगुअल फॉर्म में, इसमें कई भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेगमेंटेड स्टाइल है, अंशों में लिखी गई है तोड़ तोड़ कर। द नॉवल ब्लेंड साउंड, मीनिंग एंड फॉर्म। इस नॉवल में आपको साउंड मिलेगा, मीनिंग मिलेगा, फॉर्म मिलेगी, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क्स ऑफ मॉडर्न फिक्शन। ये मॉडर्न फिक्शन के सबसे कॉम्प्लेक्स रचनाओं में से एक है। ठीक है, फिनेगन्स वेक। चलिए, अब नॉवल देख लिया हमने इनके, अब जेम्स जॉयस को पढ़ते हैं एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। जी हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, जिसमें पहला नाम है डबलिनर्स का। ठीक है, 1914, बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा भाई इसको। थीम्स पैरालिसिस, ठीक है, हिंदी में तो लकवाग्रस्त हो जाना। एपिफनी, ठीक है, ऐसे साउंड्स, ऐसी बातें जो आपको पसंद ना आए। एवरीडे लाइफ इन डबलिन, और डबलिन में जो रोजमर्रा का जीवन है। सोशल और रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स जो है उस समाज का, सामाजिक और जो धार्मिक पाबंदियां हैं उस पर लिखी गई है। स्टाइल सिंपल है, बहुत रियलिस्टिक प्रोज है विद डीप सिंबॉलिक मीनिंग, और गहरे सिंबॉलिक मीनिंग है। ठीक है, डबलाइनर्स कैप्चर्स मोमेंट्स ऑफ पर्सनल रियलाइजेशन। इस कहानी में जो पर्सनल रियलाइजेशन है उन पलों को कैद किया गया है, नोन एज एपिफेनीज, जिन्हें एपिफेनीज कहा गया है। वेयर कैरेक्टर्स बिकम एक्यूटली अवेयर ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस, जहां पर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर के। ओके, आई एम इन दिस सिचुएशन, और कैरेक्टर्स को दिखाया गया है कि वो बिल्कुल भी भ्रमित नहीं है, बिल्कुल भी इमेजिनेटिव प्रोस्पेक्ट में नहीं जा रहा है अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा एक्यूटली अवेयर दिखाया जाता है। मेजर स्टोरीज, अब जो डबलाइनर्स हैं वो एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। अब इसमें कई फेमस कहानियां हैं छोटी छोटी, जैसे कि अरेबी, एवलाइन और द डेड। ये 3 बहुत फेमस कहानियां हैं अमंग अदर्स। एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्टेग्नेशन, इसमें साइकोलॉजिकल और सामाजिक स्टेग्नेशन का जिक्र है। पर्सनल एस्पिरेशन है किसी व्यक्ति की कि मुझे भाई कोई बहुत बड़ा आदमी बनना है, वो मेरी पर्सनल एस्पिरेशन हो गई। और डिसइल्यूजनमेंट का जिक्र है, किस तरह से जब इंसान के भ्रम टूटते हैं उसका जिक्र है इन कहानियों में। ठीक है, तो ये हो गई भैया जेम्स जॉयस एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। डबलाइनर्स नाम आप याद रखिएगा बस। अब जॉयस कंट्रीब्यूशन टू फिक्शन, इनका योगदान क्या है फिक्शन को, वो सुन लीजिए। पहला सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इस्तेमाल किया। जॉयस पायोनियर द यूज ऑफ दिस टेक्निक, जॉयस ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। ठीक है, और पायोनियर हैं इसके ये। टू रिवील
द इंट्रिकेट वर्किंग्स ऑफ द ह्यूमन माइंड, और इस तकनीक के जरिए उन्होंने इंसानी दिमाग के जाल को सुलझाने की कोशिश करी कि वो कितना जटिल है इंसानी दिमाग। दूसरा योगदान है कि इन्होंने साहित्य को साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन का रास्ता दिखाया। जी हाँ, हिज फोकस ऑन द सबकॉन्शियस, ये सबकॉन्शियस पर फोकस करते थे, मेमोरी, अतीत की यादों पर, इनर थॉट्स पर, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिक्शन, सिग्निफिकेंटली इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है आधुनिक साइकोलॉजिकल फिक्शन को। तीसरा योगदान इनका फॉर्म और स्ट्रक्चर पर भी है। जी हाँ, ही ब्रोक कन्वेंशनल नैरेटिव रूल्स, जो पारंपरिक कहानी कहने के तरीके होते हैं, कानून होते हैं, उसको तोड़ा इन्होंने। ब्लेंडिंग स्टाइल्स, इन्होंने कई स्टाइल्स को मिक्स किया। पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ लिटरेरी फॉर्म, और किसी लिटरेरी फॉर्म की बाउंड्रीज को पुश किया कि आप मुझे बांध नहीं सकते कि मुझे नॉवल लिखना तो ऐसे लिखना होगा, प्ले लिखना तो ऐसे लिखना होगा, नहीं। हिज वर्क्स लाइक यूलिसिस एंड फिनेगन्स वेक, इनकी रचनाएं जैसे कि यूलिसिस और फिनेगन्स वेक have been especially influential in this regard, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इस रिगार्ड में, जिन्होंने इन दोनों रचनाओं में फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, चलिए, ये थे जेम्स जॉयस। अगला नाम है जोसेफ कॉनरेड का। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ये जोसेफ कॉनरेड, सुनिएगा इनके बारे में। जोसेफ कॉनरेड 1857 से 1924 was a Polish British novelist। ये एक पॉलिश ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, पोलैंड से इनका नाता था और फिर ब्रिटिश नागरिक रहे। नोन फॉर हिज एक्सप्लोरेशंस ऑफ मोरालिटी, ये अपनी रचनाओं में मोरालिटी को एक्सप्लोर करते थे, ह्यूमन नेचर को और कॉलोनियलिज्म को, उपनिवेशवाद को। हिज वर्क्स आर ऑफन सेट इन डिस्टेंट लोकेशंस, इनकी रचनाओं में जो सेटिंग ऑफ प्लेस होती थी वो बहुत ही डिस्टेंट लोकेशंस पर होती थी और एम्फेसाइज करते थे ये साइकोलॉजिकल डेप्थ पर। नरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स लिखते थे, एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन होता था इनके नॉवेल्स में। दो इंग्लिश वॉज हिज थर्ड लैंग्वेज, अब देखो इंग्लिश इनकी थर्ड लैंग्वेज थी। कॉनरेड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेलिस्ट, लेकिन बावजूद इसके कॉनरेड अंग्रेजी भाषा के सबसे एक्लेम्ड नॉवेलिस्ट में से एक बने 19th और 20th सेंचुरी में। बायोग्राफी पढ़ते हैं पहले इनकी थोड़ी सी, ज़रूरी है इनकी बायोग्राफी पढ़ना। अर्ली लाइफ, पैदा हुए ये जोसेफ थियोडोर कॉनरेड कोरजेनियोवस्की नाम से पोलैंड में, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, देन पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, उस वक्त पोलैंड रशियन एम्पायर का हिस्सा था, रशिया का हिस्सा था उस वक्त। कॉनरेड एक्सपीरियंस एग्जाइल, कॉनरेड को एग्जाइल फेस करना पड़ा, वॉर की वजह से देश छोड़ना पड़ा, एंड लॉस एट अ यंग एज। ठीक है, और कई नुकसान इन्होंने छोटी सी उम्र में झेले। ठीक है, कई अपनों को खोया। हिज पेरेंट्स वर इन्वॉल्व इन एंटी रशियन एक्टिविटीज़, इनके पिता एंटी रशियन एक्टिविटीज़ में शामिल थे, रशिया से आज़ादी मांग रहे थे, लीडिंग टू देयर इम्प्रिजनमेंट, इसकी वजह से इनके मम्मी पापा को जेल हुई और इवेंचुअल मारा गया इनके मम्मी पापा को। ऑर्फन्ड बाय एज 11 साल की उम्र में अनाथ हुए। कॉनरेड ग्रू अप इन द केयर ऑफ रिलेटिव्स, उसके बाद कॉनरेड रिश्तेदारों की केयर में पले बढ़े। ठीक है, फिर है सी फेयरिंग करियर इनका। अपनी 20s में 21, 22, 23 में कॉनरेड ज्वाइन द फ्रेंच, इन्होंने भैया फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया, एंड देन ब्रिटिश मर्चेंट मैरीन्स, उसके बाद ब्रिटिश मर्चेंट मैरीन्स को ज्वाइन किया, वेयर ही स्पेंट ओवर 2 decades एट सी। और इन दोनों देशों की मैरीन्स को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने लगभग 2 दशक यानी 20 साल समुद्र में बिताए। हिज वॉयजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमे, स्पेशली तो कॉन्गो, खासतौर से कॉन्गो गए अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया आए, वियतनाम, लाओस, इस जगह पर डीपली इन्फ्लुएंस हिज राइटिंग, और इन ट्रैवलिंग ने इनकी राइटिंग को बहुत इन्फ्लुएंस किया, प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर मैनी ऑफ हिज वर्क्स। इन कहानियों के जरिए इनको अपनी कई रचनाओं का मटेरियल मिला। ट्रांजिशन टू राइटिंग, अब देखो ये तो समुद्र में घूम रहे हैं, इनका एक ट्रांजिशन हुआ है राइटिंग की तरफ। ठीक है, ये आए हैं धीरे धीरे करके एज अ राइटर। कॉनरेड सेटल्ड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में सेटल हो गए। बिगिन हिज राइटिंग करें इन हिज 30s, और अपनी 30s में राइटिंग लिखनी शुरू की इन्होंने 35-34 के आसपास। His works often drew from his safe faring experiences,
अब इनकी रचनाएं जब लिखनी शुरू हुई तो इन्होंने अपने समुद्र के अनुभवों को लिखना शुरू किया एंड रिफ्लेक्टेड हिज इनसाइट्स इनटू द डार्कर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। और इन्होंने कई नजरिए पेश किए इंसानी नेचर के डार्कर पहलुओं के बारे में। इंपेरियलिज्म के बारे में लिखा इन्होंने, इंपेरियलिज्म जब साम्राज्यवाद, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पर्सनल कल्चरल आइडेंटिटी। और उन्होंने उन जटिलताओं के बारे में लिखा कि जब आप जूझ रहे होते हैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर कि हु एम आई, और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को। अब ये पॉलिश हैं, रशियन हैं, ठीक है, इंग्लिश हैं, फ्रेंच हैं, नहीं पता। जो इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर परेशान रहते हैं, उस कॉम्प्लेक्सिटीज को उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखना शुरू किया। बायोग्राफी हुई। अब जोसेफ कॉनरेड के मेजर वर्क्स पढ़ेंगे फिक्शन में। फिक्शन में क्या लिख कर गए हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे नॉवेल्स। इनका एक नॉवल बहुत फेमस है, हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899। थीम कॉलोनियलिज्म की थीम पर है, उपनिवेशवाद की, मोरल एम्बिग्युइटी, जब आप नैतिक रूप से बटे हुए होते हैं। द डार्कनेस ऑफ द ह्यूमन सोल, इंसानी आत्मा के डार्कनेस के ऊपर लिखी है। एंड द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ पावर, कि सत्ता का एक असर होता है डिह्यूमनाइजिंग, उसके ऊपर लिखा है ये। नैरेटिव स्टाइल, अ फ्रेम नैरेटिव, एक स्ट्रक्चर नजर आता है कहानी में। मार्लो एज द नरेटर, मार्लो उसमें नरेटर है। कन्वेइंग साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि कन्वे कर रहा है कई साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को। एंड ब्लरिंग द सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी, और वो ब्लर कर रहा है सिविलाइजेशन को और सेवेजरी को। ये कहानी सुना रहा है और लेकिन छिपाने की कोशिश कर रहा है आपसे और मुझसे सिविलाइजेशन और बर्बरता। द नॉवल एक्सप्लोर्स द एक्सप्लॉइटेशन एंड हॉरर्स ऑफ यूरोपियन इंपीरियलिज्म इन अफ्रीका। इस नॉवल में एक्सप्लोर किया है इन्होंने, कॉनरेड ने, जो अत्याचार किया, जो लूट खसोट मचाई इन लोगों ने, और जो भयावता मचाई इन लोगों ने, ठीक है, अफ्रीका में यूरोपियन इंपीरियलिज्म ने, यूरोपीय साम्राज्यवाद ने, है ना। हम सब दुखी हैं इस यूरोपियन इंपीरियलिज्म से। अब एक देश ने किया हो तो माने, अब ये इंग्लैंड निकले कब्जे किए, फ्रांस निकला कब्जा किया, डच आए कब्जा किया, पोर्तुगीज आए कब्जा किया, है ना। तो ये तो पूरा का पूरा यूरोप ही निकल रहा था जहाज लेके अपने अपने, ठीक है। जहाँ जो देश मिल रहा है वहीं पे जाके कब्जे कर ले रहा है, जो टापू मिल रहा है उसी पे जाके कब्जे कर, है ना, कर ले रहा है। तो खैर हमसे बेहतर कौन जानेगा इंडियन से। एक और नॉवल इनका है लॉर्ड जिम, बहुत फेमस है, बहुत फेमस नॉवल है ये। पर्सनल ऑनर पर लिखा है, गिल्ट, रिडेम्पशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोरल चॉइसेस। जब आप मोरल चॉइसेस लेते हैं कोई, तो उसके पीछे की जो जटिलता है उसके ऊपर लिखा गया है। नरेटिव स्टाइल क्या इस्तेमाल हुआ है, कॉनरेड यूजेस अ मल्टी लेयर्ड नरेटिव स्ट्रक्चर। कॉनरेड ने इसमें कई लेयर पर नरेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, कई कहानियां एक साथ चली हैं इसमें। विद मार्लो वंस अगेन सर्विंग एज द मेन नरेटर, इसमें भी वही नरेटर है मार्लो, वही कहानी सुना रहा है आपको। द नॉवल एग्जामिन्स डाउनफॉल एंड पॉसिबल रिडेम्पशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। इसमें पतन और जो संभवतः रिडेम्पशन है नायक का, जिम का, वो दिखाया है। वो अबेंडन्स हिज शिप इन द मोमेंट ऑफ कावर्डाइज, जो अपने जहाज को छोड़कर चला जाता है कायरता में, युद्ध चल रहा होता है वो छोड़कर भाग जाता है। तो ये पतन की बात है, बदनामी हो जाती है, उसके बाद वो रिडेम करता है अपने आप को, ठीक है। कैसे करता है उसके लिए आप नॉवल पढ़िएगा, ये भी बहुत फेमस है इनका नॉवल, ठीक है। नॉस्ट्रोमो 1904। पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशन, करप्शन एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ आइडियलिज्म। राजनीति, क्रांति, भ्रष्टाचार और जो आदर्शवाद है, ठीक है, उसकी निष्क्रियता, ये थीम है। नैरेटिव स्टाइल, द नॉवल एक्सप्लोर्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ साउथ अमेरिकन पॉलिटिक्स। इस नॉवल में बात हुई है साउथ अमेरिकन पॉलिटिक्स की अस्थिरता की, एंड द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सप्लॉइटेशन थ्रू अ कॉम्प्लेक्स मल्टी पर्सपेक्टिव नैरेटिव। और इसमें बात हुई है कि देखिए, एक असर पड़ता है जब कोई विदेशी इंटरफेयर करता है, एक्सप्लॉइट करता है किसी देश को, और इस कहानी को, इस बात को उन्होंने कई कॉम्प्लेक्स और मल्टी पर्सपेक्टिव से समझाया है, कई कई कहानियों से। इट कंबाइंस साइकोलॉजिकल डेप्थ विद अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलती है, इसमें क्रिटिसाइज किया गया है राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद को। एक और नॉवल है इनका द सीक्रेट एजेंट, ये तो बहुत बहुत अच्छा, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है द सीक्रेट एजेंट पर, 1907। थीम्स, अनार्किज्म यानी कि अराजकतावाद पर लिखा है, टेररिज्म पर लिखा है, बिट्रेयल पर लिखा है और पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट पर लिखा है। नैरेटिव स्टाइल कैसा है, अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव स्ट्रक्चर है, सीधी सीधी कहानी कहते हैं।
कंपेयर टू कॉनरेड्स अदर वर्क्स। बाकी रचनाओं में ऐसी सीधी सीधी कहानी उन्होंने कहीं नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिखते थे। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ वेरलॉक। इसमें वेरलॉक नाम के कैरेक्टर की कहानी है जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, इन्वॉल्व इन अ प्लॉट टू बॉम्ब द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। और ये इन्वॉल्व है, इसने एक बॉम्ब प्लॉट किया है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में। द नॉवल डेल्व्स इनटू पर्सनल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज। इस नॉवल में बातें हुई हैं पर्सनल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज की, हाईलाइटनिंग द मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द स्पिनच। इसमें दिखाया गया है कि जब आप जासूस होते हैं किसी देश के लिए तो आप मोरल डिलेमा से जूझते हैं। देश कह रहा है कि बम लगा दो और आपको लग रहा है कि यहाँ लोग मरेंगे, है ना। तो उस वक्त किस तरह से किसी जासूस के दिमाग में, किसी एजेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त, उसको बहुत खूबसूरती से इसमें दिखाया गया है। तो ये हो गई भैया कॉनरेड साहब के नॉवेल्स। अब इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट फिक्शन भी लिखे हैं, कई नॉवेला लिखे हैं, कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले है यूथ नाम की इनकी एक स्टोरी, उसके बारे में पढ़ते हैं। यूथ 1898। थीम्स एडवेंचर, यूथफुल ऑप्टिमिज्म, जवानी का जो आदर्श आशावाद होता है, एंड द कंट्रास्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, असलियत और सपने के बीच में जो विरोधाभास है वो। नरेटिव स्टाइल अनदर मार्लो नरेटिव स्टोरी। इसमें भी एक नरेटर है मार्लो इनका भैया। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें समय के गुजरने और जो डिसिलिजमेंट है जो एज के साथ आता है। बचपन में आपको परियों पे विश्वास है, देवी देवताओं पर विश्वास है ना। आपको लगता है कि हैरी पॉटर का जो स्कूल है वो है, हम तुम्हारे पास भी लेटर आ सकता है कभी भी। वो धीरे धीरे वो सब भ्रम टूटते हैं आपके, वो इसमें यूथ में दिखाया गया है। द सीक्रेट शेयरर 1910। ड्यूअलिटी, ठीक है, दोहरापन, आइसोलेशन, लीडरशिप और मोरल डिलेमास, ये थीम है। नरेटिव स्टाइल, द स्टोरी फॉलोज आ सी कैप्टन। कहानी में एक कप्तान है, जहाजी कप्तान, हु शेल्टर्स अ फ्यूजिटिव ऑन बोर्ड हिज शिप। वो एक भगोड़े को अपने जहाज पर पनाह देता है। इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी है जिसमें पहचान और सेल्फ डिस्कवरी को लेकर बातें हुई हैं। विद कॉनरेड्स टिपिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरल एम्बिग्विटी। इसमें कॉनरेड वही टिपिकल एक्सप्लोरेशन करते हैं जब कोई कैरेक्टर नैतिक रूप से एम्बिग्विटी में फंसा हो, नैतिक रूप से ठीक लग रहा है लेकिन मन कह रहा है ठीक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। इसके अलावा इनकी एक शॉर्ट स्टोरी और है, एन आउटपोस्ट ऑफ प्रोग्रेस करके 1897 में लिखी थी उन्होंने। थीम्स इस पर बात हुई है कॉलोनिज्म यानी कि उपनिवेशवाद की, मोरल डिके जब नैतिक पतन होता है किसी का, एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ सिविलाइजेशन। और जो सभ्यता है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, वो बहुत ही भंगुर है, ऐसे टूट जाती है सभ्यता, ऐसे, ठीक है। और इसका कई उदाहरण आप देखते हैं कि आपको याद होगा अभी 5-6 साल पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आना शुरू हुआ था कि देश से नमक ख़त्म हो गया है, ठीक है, और नमक बहुत महंगा हो जाएगा कल से, 30 रुपये 35 रुपये, मतलब मुझे नहीं पता कितने रुपये किलो आता नमक, लेकिन बहुत महंगा हो जाएगा नमक मतलब कल से। और लोगों ने नमक खरीदना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये इधर हुआ था वेस्ट की तरफ, नॉर्थ एंड वेस्ट की तरफ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन इधर की तरफ हुआ। सब बाहर निकल रहे, नमक खरीदने जा रहे हैं। मेरी मॉम आई मेरे पास, नीचे ऐसे ऐसे हो रहा, भैया तू भी नमक लिया जाके। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, इतना बड़ा देश है, ऐसे थोड़ी कि नमक खत्म हो जाएगा देश से, ठीक है। तो हम गए बाहर देखने के लिए, भीड़ लगी हुई दुकानों में नमक के लिए, ठीक है। तो हम नमक नहीं लेके आए। अब वो फिर वही हुआ कि सरकार का वो आया स्टेटमेंट कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई नमक वमक नहीं ख़त्म हो रहा भैया देश से, बहुत नमक है हमारे पास, ठीक है। तो वही है, ये है फ्रेजिलिटी ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यताएं बहुत फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, उसी थीम पर लिखा गया है ये। नरेटिव स्टाइल, सेट इन एन अफ्रीकन ट्रेडिंग पोस्ट, एक अफ्रीकन ट्रेडिंग पोस्ट दिखाई है, वहाँ पर कहानी सेट है। द स्टोरी एग्जामिन्स द डेट्यूरेशन ऑफ 2 यूरोपियन एजेंट्स। इसमें डेट्यूरेशन दिखाया है, पतन दिखाया है 2 यूरोपियन एजेंट्स का, लेफ्ट टू मैनेज अ रिमोट आउटपोस्ट, जिनको छोड़ दिया गया है कि एक रिमोट आउटपोस्ट को तुम्हें मैनेज करना है। हाईलाइटनिंग द कॉलेप्स ऑफ मोरल इंटेग्रिटी इन द विल्डरनेस, और जंगल में किस तरह से उनकी मोरल इंटेग्रिटी गिरती है उसको हाईलाइट किया गया है।
कॉनरेड्स कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिक्शन, अब इनका जो योगदान है फिक्शन को वो देखिए ज़रा क्या है। पहली बात, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। कॉनरेड ने जब कहानियाँ लिखनी शुरू करी तो साइकोलॉजिकली उन्होंने एक वास्तविक पोर्ट्रेल दिया अपनी कहानियों में। कॉनरेड्स फोकस ऑन द इंटरनल स्ट्रगल्स ऑफ हिज कैरेक्टर्स। कॉनरेड अपने किरदारों के आंतरिक संघर्षों को लिखते थे, पर्टिकुलरली देयर मोरल एंड एग्जिस्टेंशियल डिलेमास, खासतौर से जो किसी कैरेक्टर के अंदर मोरल डिलेमास या एग्जिस्टेंशियल डिलेमास होते थे। मार्क्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डेप्थ इन फिक्शन, और यहीं से वो शिफ्ट हम मार्क करते हैं कि फिक्शन में हमें वो साइकोलॉजिकल डेप्थ नजर आने लगी थी। इनके बाद मोरल एम्बिग्विटी का इस्तेमाल इन्होंने किया है। हिज वर्क्स ऑफन पोर्ट्रे मोरली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। इनकी रचनाओं में कई मोरली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती थी, जैसे अभी जो ऊपर हमने एक थर्ड एग्जाम्पल आपको दिया था शॉर्ट स्टोरी का, उसमें ना 2 यूरोपियन दिखाए हैं। तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये इंग्लिश निकले जहाज़ लेकर, और छोटे छोटे कई टापू हैं दुनिया में हमारी जो अलग अलग देशों के पास हैं। अभी फ़िलहाल जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार है, बहुत सारे टापू भारत के पास हैं इस तरह। तो ये निकले, एक टापू इन्हें दिखा, वो बड़ी दूर दराज इलाके में वो टापू, भैया जंगल जंगल चारों तरफ। अब वो उनका हो गया अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने 2 आदमी छोड़ दिए अपने कि भाई तुम यहाँ रहोगे, ठीक है भाई हमारा। अब जैसे इंडिया इन्होंने कब्जे में कर लिया, अब इंडिया में वायसराय भेज दिया है ना, सेना भेज दी कि अब संभालो इंडिया भाई, ठीक बिल्कुल वैसे। अब वहाँ पर किस तरह से मोरल एम्बिग्यूटी है, वहाँ की विल्डरनेस कह रही छोड़ के जाओ भाई यहाँ से, यहाँ तो मर जाओगे, यहाँ रहोगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक। और एक मोरल एम्बिग्यूटी क्या कह रही है कि नहीं यार, क्राउन के प्रति वफादार रहना है, ठीक है, अपने देश के प्रति वफादार रहना है, ठीक है, हम यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खड़े हैं। तो अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से दिखाते थे। हिज वर्क्स ऑफन पोर्ट्रे मोरली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वेयर द लाइन बिटवीन गुड एंड इविल इज ब्लर्ड, जहाँ पर अच्छाई और बुराई के बीच की जो लकीर थी वो धुंधली होती थी। रिफ्लेक्टिंग द अनसर्टेनिटी, किरदारों की जिंदगी में अनिश्चितताएं होती थी, और पैराडॉक्सेस, विरोधाभास होते थे, ठीक है, और ये दोनों चीजें ह्यूमन नेचर का हिस्सा हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है इंप्रेशनिस्टिक स्टाइल। जी हाँ, कॉनरेड बहुत ही इंप्रेशनिस्टिक स्टाइल में लिखते थे। कॉनरेड्स नैरेटिव टेक्निक्स ऑफन लीव इवेंट्स एंड मोटिवेशन ओपन टू इंटरप्रिटेशन। कॉनरेड की जो नैरेटिव टेक्निक थी, कहानी कहने की जो तकनीक थी, उसमें वो कई घटनाओं को, कई मोटिवेशंस को खुला छोड़ देते थे कि करो व्याख्या अपने हिसाब से, तुम्हें क्या समझ में आया, मैंने तो लिख दिया। एम्फसाइजिंग द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ रियलिटी, इसके जरिए वो एम्फसाइज करते थे कि जो रियलिटी है ना उसका नेचर सब्जेक्टिव है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अकॉर्डिंग रियलिटी ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस वक्त बैठकर 4 से 5 यूजीसी नेट के लिए, किसी और के अकॉर्डिंग ये कुछ और रियलिटी हो सकती है। रियलिटी सब्जेक्टिव नेचर है। हिज यूज ऑफ फ्रेम्ड नैरेटिव्स, इनके फ्रेम नैरेटिव्स होते थे, अनरिलायबल नैरेटर्स होते थे, जिसके ऊपर आप नरेटर के ऊपर ही विश्वास नहीं होता था आपको। फोर्सेस रीडर्स टू ग्रैपल विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग, इस चक्कर में रीडर जो होता था इनकी रचनाओं के, ठीक है, इनके वर्क्स के अलग अलग मीनिंग निकालता था। फिर है क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि 20th सेंचुरी में साम्राज्यवाद के सबसे बड़े आलोचक थे कॉनरेड, सबसे बड़े। इन्होंने मतलब किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि खुद भुगते हुए थे। रशिया का पोलैंड पर जो कब्जा था वो इसी इंपीरियलिज्म की वजह से था, इसी साम्राज्यवाद की वजह से था। ये बहुत बड़ी बीमारी है साम्राज्यवाद, किसी को लग जाए तो वो ह्यूमन नहीं रहता। फिर उसे ये लगता कि बस अब इस देश को जीतना, अब अगले को, उसके बाद अगले को, उसके बाद अगले को। अब वहाँ के लोग क्या सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो साम्राज्यवाद बीमारी बहुत बड़ी। इसके सबसे बड़े क्रिटिक थे इस दौर के। दो नॉट आई स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिकल राइटर, देखो सीधे सीधे तो पॉलिटिकल राइटर नहीं थे। कॉनरेड्स वर्क्स ऑफन क्रिटिक यूरोपियन इंपीरियलिज्म, लेकिन कॉनरेड की रचनाओं ने लगातार यूरोपियन साम्राज्यवाद को क्रिटिसाइज किया है, स्पेशली इट्स डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स। खास तौर से वो जो डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट पड़ रहा था इसका कॉलोनाइजर्स पर भी और कॉलोनाइज पर भी, जो उपनिवेश बना रहे हैं और जो गुलाम हैं उन पर भी, दोनों पर। एज सीन इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, जैसे कि कहानी हमने हार्ट ऑफ डार्कनेस में पढ़ी है, बिल्कुल वैसे। आपको क्या लग रहा है, 2 पहलू हैं सिक्के के। अंग्रेज हमें गुलाम बनाए,
हमारे पूर्वजों ने बहुत दुख दर्द झेले, है ना, बहुत सारे लोग शहीद हुए, भूखमरी झेली, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन झेला, ठीक है, बहुत कुछ झेला हम लोगों ने। लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू जो हमारी तरह भयावह नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा दुख बहुत बड़ा है, ठीक है, कॉलोनाइज्ड लोगों का, लेकिन दुख उनका भी है। कोई अपनी बीवी छोड़ के आया हुआ है, कोई अपना बच्चा छोड़ कर आया हुआ है अंग्रेज, ठीक है, और कई कई साल भारत में रह रहा है और वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो एक वो भी है। अब ऊपर से ऑर्डर आ गया कि मार दो गोली, ठीक है, भीड़ लग रही है कराची में, आज़ादी मांग रहे हैं भारतीय, मार दो गोली। अब जो जिसके पास आदेश आया है वो अंग्रेज़, लेकिन वो सोच रहा है कि यार क्यों मारूं निहत्ते लोगों को, लेकिन मारनी पड़ेगी, है ना, तो उसका भी असर है। तो इस तरह की कहानियाँ, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत बड़े क्रिटिक हैं ये इंपीरियलिज्म के। कॉनरेड्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कॉनरेड के जो जटिल किरदार हैं, जो ये एक्सप्लोरेशन है मोरल एम्बिग्यूटी का, इनका इनोवेटिव नैरेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, हैव हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न फिक्शन। इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मॉडर्न फिक्शन पर। इन्फ्लुएंसिंग ऑथर्स, और कॉनरेड ने कई ऑथर्स को इन्फ्लुएंस किया, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम फॉकनर, इन्होंने सब ने कॉनरेड से इन्फ्लुएंस होकर इन्हीं पर्टिकुलर थीम्स पर रचनाएं लिखी हैं। आगे पढ़ेंगे हम इन तीनों को। चलिए, वर्जीनिया वुल्फ तो अगला ही है, इनको पढ़ लेते हैं। वर्जीनिया वुल्फ बहुत बड़ा नाम, ठीक है, खास तौर से फीमेल राइटिंग में। टाइम और लाइफ स्पैन है 1882 से 1941। सुनिएगा इस महान आत्मा के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ वॉज अ सेंट्रल फिगर इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर। वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्निस्ट लिटरेचर में एक सेंट्रल फिगर थी एंड वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी की सबसे इनोवेटिव राइटर्स में से एक थी। नोन फॉर हर एक्सपेरिमेंटल नरेटिव टेक्निक्स, जानी जाती हैं कि ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट करती थी अपनी नरेटिव टेक्निक्स के साथ। पर्टिकुलरली हर यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, खास तौर से जिस तरह से वो इस्तेमाल करती थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का। वुल्फ एक्सप्लोर थीम्स ऑफ आइडेंटिटी। वुल्फ ने एक्सप्लोर किया है अपनी रचनाओं में कई थीम्स को, जैसे वो आइडेंटिटी पर, पहचान पर लिखी हैं, टाइम पर, मेमोरी पर, और जो इनर लाइफ्स हैं किरदारों की, उन पर। हर फिक्शन ऑफन चैलेंजेस ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स। इनके फिक्शन ने लगातार और प्रायः चैलेंज किया है पारंपरिक कहानी कहने के तरीके को। प्लेसिंग एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इनका जोर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर ज्यादा रहता था रादर देन लाइनियर प्लॉट डेवलपमेंट, ना कि लाइनियर प्लॉट डेवलपमेंट पर, ठीक है, कि नहीं कि मैं पहले कैरेक्टर का पूरा बायोडाटा दूंगी, उसके बाद उसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, उसके बाद उसकी कहानी बताऊंगी, नहीं, वो सीधी कहानी बताना शुरू करती थी, है ना। लाइनियर प्लॉट पर विश्वास नहीं था उन्हें, कि भैया मैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर विश्वास रखती हूँ कि कहानी कहती चली जाऊंगी, कहानी पढ़ते पढ़ते रीडर को कैरेक्टर के बारे में पता लगाना है। बायोग्राफी पढ़ते हैं इनकी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है वर्जीनिया वुल्फ। बॉर्न इनटू एन इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी फैमिली इन लंदन, लंदन के एक बहुत ही बौद्धिक और साहित्यिक परिवार में पैदा हुई। वुल्फ वॉज एजुकेटेड एट होम, घर पे शिक्षा मिली। एक्सपोज टू अ रिच लिटरेरी एनवायरनमेंट, और घर का जो एनवायरनमेंट था बड़ा ही साहित्यिक। माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और किताबें पढ़ने का शौक दोनों को। हर फादर, इनके पिता सर लेस्ली स्टीफन जिनका नाम था, वॉज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक, वो जाने माने लिटरेरी क्रिटिक थे। एंड वुल्फ ग्रू अप सराउंडेड बाय राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स, और वुल्फ बड़ी हुई अपने आसपास, अपने घर में उन्होंने कई बड़े बड़े राइटर्स और कई बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को देखा। असर पड़ता है इसका, ठीक है। इंटेलेक्चुअल माँ बाप के बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और वो बड़ा करते हैं जिंदगी में और फ्लोलेसली करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि एफर्टलेसली हो गया इनसे। आपके और हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में पैदा हुए हैं, ठीक है, माँ बाप ने स्कूल नहीं देखा तो 8वीं पढ़ी है 10वीं पढ़ी है, हम तो उसी वाली जनरेशन के ना, हमारे माँ बाप तो
हमें तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए अपनी लाइफ में, हमारा वो पर्सनल जर्नी रहेगी सबकी। लेकिन माँ बाप ही प्रोफेसर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माँ बाप ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके बच्चों का जो दिमागी वो है, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उनकी बराबरी नहीं हो पाएगी। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। वुल्फ स्ट्रगल विद मेंटल इलनेस थ्रू आउट हर लाइफ, पूरी जिंदगी डिप्रेशन से जूझी हैं ये, एक्सपीरियंसिंग सेवरल ब्रेकडाउन्स, कई ब्रेकडाउन्स झेले, विच इन्फ्लुएंस्ड बोथ हर लाइफ एंड हर फिक्शन, और उन्हीं की वजह से इनका जीवन प्रभावित हुआ और इनका फिक्शन प्रभावित हुआ। डेस्पाइट दिस, बावजूद इसके, शी वॉज अ हाईली प्रोडक्टिव राइटर, बहुत ही प्रोडक्टिव राइटर थी, लगातार लिखती थी भाई। कॉन्ट्रीब्यूटिंग एसेज, इन्होंने एसेज लिखे, नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ब्लूम्सबरी ग्रुप, PYQ बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं इससे। वुल्फ वॉज अ की मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। वुल्फ एक अहम मेंबर थी, अहम सदस्य थी ब्लूम्सबरी ग्रुप नाम के एक समूह की। अभी एक समूह था, एक सर्कल था राइटर्स का, आर्टिस्ट्स का और इंटेलेक्चुअल्स का, ठीक है। तो ये एक समूह था, एक क्लब था, इसमें राइटर्स, आर्टिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे। हु चैलेंज विक्टोरियन नॉर्म्स, इन्होंने विक्टोरियन नॉर्म्स को चैलेंज किया। एक्सप्लोर्ड प्रोग्रेसिव आइडियाज, कई प्रोग्रेसिव आइडियाज को एक्सप्लोर किया अपनी रचनाओं में। प्रोग्रेसिव आइडियाज पॉलिटिक्स में, आर्ट में और सेक्सुअलिटी में, ठीक है। तो किस ग्रुप की सदस्य थी, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, ब्लूम्सबरी ग्रुप की, ठीक है। तो इस तरह से यूजीसी नेट में कई बार ये क्वेश्चन आया है, 4 राइटर्स के नाम होंगे और 4 ग्रुप्स के नाम होंगे, आपको मिलान करने होंगे। तो वर्जीनिया वुल्फ ब्लूम्सबरी ग्रुप हो गया, यूनिवर्सिटी विट्स का कोई राइटर होगा, ठीक है, कैवेलियर पोएट लिखा होगा एक, ठीक है, तो वो आपको जोड़ने होंगे सारे, ठीक है। धीरे धीरे वो सब याद रखिए आप इन सारी बातों को। देखो यूजीसी नेट में, यूपीटीजीटी और पीजीटी में, ठीक है, या जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, DSSB, कुछ भी एग्जाम आप दे रहे हैं, LT वेल्टी कुछ भी, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है इन एग्जाम्स की, आपका पढ़ा हुआ सब होता है लेकिन आपसे वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, ठीक। और वो तभी आएगा क्वेश्चन पढ़कर उसे समझना जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सैम्पल पेपर्स की, प्रीवियस ईयर्स की, और नॉवेल्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, तो वहाँ बड़ी दिक्कत होगी भाई आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ यहाँ क्लास में पढ़ लेने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये हम कई बार बताते हैं अपने स्टूडेंट को, तो आपको ही बता रहे हैं फ्री बैच के स्टूडेंट्स को कि सिर्फ हमसे पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इतना ही आसान होता तो सब टीजीटी पीजीटी निकाल लेते भाई, सबका यूजीसी नेट निकल जाता, सारे प्रोफेसर होते। मुश्किल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेटर लाइफ एंड डेथ, वुल्फ कमिटेड सुसाइड इन 1941, जी हाँ, इन्होंने सुसाइड करी 1941 में, बट हर लिटरेरी लेगेसी हैज कंटिन्यूड टू ग्रो, लेकिन इनकी लिटरेरी लेगेसी ग्रो करती रही। शी सेलिब्रेटेड नॉट ओनली फॉर हर नॉवेल्स, इनको सेलिब्रेट किया जाता है ना केवल इनके नॉवेल्स के लिए, बट ऑल्सो फॉर हर फेमिनिस्ट एसेज, लेकिन अपने ये फेमिनिस्ट एसेज के लिए भी फेमस हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए भी। मेजर वर्क्स पढ़ लेते हैं इनके। फिक्शन की बात करें पहले नॉवेल्स की, मिसेस डैलोवे, चैनल पर वीडियो है, ज़रूर देखिए। टाइम, मेमोरी, मेंटल इलनेस, सोशल रोल्स और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनर लाइव्स, ये थीम है। नरेटिव स्टाइल, द नॉवल इज सेट ऑन अ सिंगल डे इन लंदन, लंदन में एक सिंगल डे दिखाएगा सुबह से शाम। यूजेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक का इस्तेमाल है टू मूव फ्लूइडली बिटवीन द माइंड्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, अलग अलग किरदारों के दिमाग में घुसाया जाता है हम लोगों को, रीडर्स को। स्पेशली क्लैरिसा डालोवे, खासतौर से कैरेक्टर इसमें क्लैरिसा डालोवे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के दिमाग में क्या चल रहा है। चैनल पर वीडियो जरूर देखिएगा आज से, बहुत प्यारा नॉवल है। द नैरेटिव एक्सप्लोर्स देयर इनर थॉट्स, इसकी कहानी में आंतरिक विचारों का वर्णन है, इमोशंस का वर्णन है, रादर देन फोकसिंग ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, जो एक्सटर्नल इवेंट्स हो रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है, दिमाग में क्या चल रहा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मेरे अंतरात्मा का बहाव क्या है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर जोर है। टू द लाइट हाउस, इसकी भी वीडियो चैनल पर है, ये भी देखिए आज। 1927 का एक नॉवल, थीम है
परसेप्शन ऑफ टाइम, ट्रांजियंस, फैमिली डायनामिक्स और सर्च ऑफ मीनिंग। ठीक है, मतलब ढूंढ रहे हैं हम फैमिली डायनामिक्स, बाप की बेटी से नहीं बन रही है, माँ की बेटे से नहीं बन रही, इस तरह से। ट्रांसियंस, ठीक है, क्षणभंगुरता, ठीक है, पल भर का जो अस्तित्व है हर चीज़ का, और परसेप्शन ऑफ टाइम। नैरेटिव स्टाइल, द नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। इस नॉवल को वर्जीनिया वुल्फ 3 सेक्शंस में डिवाइड करती हैं, ईच एक्सप्लोरिंग डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ टाइम। हर सेक्शन में समय के अलग अलग परसेप्शन की बात हुई है। वुल्फ एम्प्लॉयज अ नॉन लाइनियर नैरेटिव, नॉन लाइनियर नैरेटिव है, ठीक है, सीधी सीधी कहानी नहीं है ये, एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करती हैं टू डेल्व इनटू द माइंड्स ऑफ रैमजी फैमिली। ठीक है, ये PYQ है, और इसमें रैमजी परिवार, यही जो अभी UGC नेट हुआ है उसी का MCQ है ये। रैमजी परिवार के किरदारों के दिमाग में गोता मारा जाता है, यही पूछा गया था। ठीक है, कि तो द लाइट हाउस नॉवल में किस परिवार, विच फैमिली इज एसोसिएटेड विद द नॉवल टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, तो परिवार का नाम था रैमजे फैमिली, कई सारी फैमिलीज का नाम था उसमें। ठीक है, और उनके गेस्ट आए हुए हैं। द नॉवल्स सेंट्रल इवेंट, द ट्रिप टू द लाइट हाउस। इस नॉवल का एक सेंट्रल इवेंट है कि सारे लोग एक लाइट हाउस जाते हैं, इज बोथ लिटरल एंड सिंबॉलिक, और ये जो इवेंट है ये लिटरल भी और सिंबॉलिक भी है। ठीक है, बाकी की डिटेल के लिए आप जरूर इसकी वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर है। एक नॉवल है इनका ऑरलैंडो 1928, थीम है जेंडर फ्लूइडिटी। ठीक है, जेंडर फ्लूइड होता है, ये बात अभी मॉडर्न टाइम में तो बहुत ज़्यादा वो हो गई है प्रोपोगेट। ठीक है, कि लड़का है तो लड़की बन सकता है, लड़की है तो लड़का बन सकते हैं, तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हिस्ट्री, इतिहास, आइडेंटिटी और आर्टिस्टिक क्रिएशन। नैरेटिव स्टाइल, दिस नॉवल इज अ बायोग्राफी ऑफ द फिक्शनल कैरेक्टर। ये नॉवल बायोग्राफी है एक काल्पनिक किरदार की, ऑरलैंडो नाम है जिसका, who lives for centuries, जो सदियों से जिंदा है, changes gender along the way, बार बार जेंडर चेंज कर रहा है, लड़का था लड़की हो गया, लड़की थी लड़का हो गया। वुल्फ ब्लेंड्स हिस्टोरिकल फिक्शन, वुल्फ इसमें हिस्टोरिकल फिक्शन, सटायर, फैंटेसी सबको जोड़ती हैं एक प्लेफुल एक्सप्लोरेशन में आइडेंटिटी के और सोसाइटल रोल्स के। इसके अलावा इनका एक नॉवल है द वेव्स 1931, थीम्स है इंडिविजुअलिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, टाइम और एग्जिस्टेंस। नैरेटिव स्टाइल क्या है, वुल्फ्स मोस्ट एक्सपेरिमेंटल नॉवल, वेव्स को वुल्फ का सबसे एक्सपेरिमेंटल नॉवल माना जाता है। इट इज रिटन इन अ सीरीज ऑफ सोलिलोक्वीज, ये सीरीज ऑफ सोलिलोक्वीज में लिखा गया है, स्वभाषणों में लिखा गया है 6 किरदारों की, रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइव्स, जो अपने स्वभाषणों में अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, एंड देयर इंटरकनेक्टेडनेस, और किस तरह से 6 किरदार उनके 6 जीवन आपस में कनेक्टेड है उसका पता हमें एक एक करके पता लगता है। द नॉवल इज ऑफन सीन एज अ पोइटिक मीडिएशन, इस नॉवल को माना जाता है कि एक पोइटिक मेडिटेशन है। ठीक है, ऑन लाइव्स रिदम्स, जीवन के रिदम्स पर, और जो इनएविटेबल पैसेज ऑफ टाइम है, समय तो बीतता चला जाता है, आप उसे रोक नहीं सकते, तो उसकी जो ये इनएविटेबिलिटी है उसके बारे में नॉवल लिखा गया है। शॉर्ट स्टोरीज की अगर बात करें तो इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है क्यू गार्डन्स 1919, थीम्स परसेप्शन, राय, मंडेन यानी कि साधारण वर्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण। नैरेटिव स्टाइल हाईली डिस्क्रिप्टिव, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, इंप्रेशनिस्टिक शॉर्ट स्टोरी है। इट फोकसेस ऑन द थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरियस विजिटर्स, इसमें फोकस किया गया विचारों पर, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस पर अलग अलग विजिटर्स के टू अ गार्डन, जो कि गार्डन आ रहे हैं। अब हर किरदार किसी फूल को देखकर कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, किसी फूल को देखकर कोई और विचार आ रहा है, सबके विचारों को बताया गया है। Wolf contrasts the trivial conversations of people with the natural beauty of the garden. वुल्फ जो हैं वो एक विरोधाभास पैदा करती हैं कि एक तरफ वो तुच्छ बातें हैं लोगों की और दूसरी तरफ गार्डन की खूबसूरती है। सजेस्टिंग डीपर कनेक्शंस बिटवीन लाइफ एंड नेचर, इन कहानियों के जरिए वो जीवन और नेचर के बीच में एक डीपर कनेक्शन को स्थापित करती हैं। एक शॉर्ट स्टोरी इनकी द मार्क ऑन द वॉल है, ठीक है, 1917, थीम है परसेप्शन, रियलिटी, सब्जेक्टिविटी एंड पैसेज ऑफ टाइम। नैरेटिव स्टाइल कैसा है, बहुत ही ब्रीफ संक्षेप में लिखा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मेडिटेशन है, बिल्कुल मार्क पर, ठीक है, ऑन अ मार्क ऑन द वॉल, एक दीवार है, दीवार पर एक चिन्ह बना हुआ है, उस पर बेस्ड है। द स्टोरी रिवील द थॉट्स ऑफ द अननेम नरेटर, इसमें कहानी है एक बेनाम नरेटर की, हु म्यूजेस ऑन लाइफ, जो मजे में जीवन बिता रहा है, हिस्ट्री
पढ़ रहा है, पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है, के बारे में सोच रहा है, वाइल कंटेम्पलेटिंग व्हाट द मार्क माइट बी। और इसके अलावा वो ये सोचे बैठा है कि ये जो निशान दीवार पे लगा हुआ है इसका क्या मतलब हो सकता है, किसने बनाया निशान ये। वर्जीनिया वुल्फ का कंट्रीब्यूशन फिक्शन को, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ही है इनका। वुल्फ इज वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ दिस नरेटिव टेक्निक, ये वन ऑफ द पायोनियर्स हैं इस नरेटिव टेक्निक की, यूजिंग इट टू एक्सप्लोर द इंटीरियर वर्ल्ड्स ऑफ हर कैरेक्टर्स। इस तकनीक के जरिए वो अपने किरदारों के आंतरिक जीवन में गोता मारती हैं। हर राइटिंग कैप्चर्स द फ्लूडिटी, इनकी राइटिंग फ्लूडिटी को कैप्चर करती है, कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर करती है, विचारों के, मेमोरी के, परसेप्शन के। एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम, अपनी रचनाओं में वुल्फ जो है वो समय को एग्जामिन करती हैं, टाइम को, कि कैसे समय बीतता है, समय का क्या असर होता है किरदारों पर, बोथ इन इट्स लाइनियर फॉर्म एंड एज एन इंटरनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। दिस इज द मोस्ट एविडेंट इन मिसेस डैलोवे। और समय को जो एक्सप्लोर करती हैं ये दो रचनाओं में बहुत ही एविडेंट है, एक तो मिसेस डैलोवे में, टू द लाइट हाउस में। विद द कैरेक्टर्स मेमोरीज एंड इनर रिफ्लेक्शंस, दोनों ही नॉवेल्स में किरदारों की यादें, उनके जो इनर रिफ्लेक्शंस हैं इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि जो एक्सटर्नल पैसेज ऑफ टाइम है वो है। फेमिनिज्म और जेंडर पर लिखा है इन्होंने। इन वर्क्स लाइक ऑरलैंडो, अपनी कई रचना जैसे कि ऑरलैंडो में, और अपने एस्से अ रूम ऑफ वंस ओन, इसे याद रखिएगा कि ये वर्जीनिया वुल्फ के एक एस्से का नाम है। वुल्फ चैलेंज्ड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, इन दोनों रचनाओं में वुल्फ जो पारंपरिक जेंडर रोल्स हैं जो औरतों को दिए गए हैं उनको चैलेंज करती हैं। क्वेश्चन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फॉर वुमेन, सोसाइटी की जो उम्मीदें हैं औरतों से उस पर सवाल उठाती हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, दोनों टर्म्स में, पर्सनल आइडेंटिटी पर भी और प्रोफेशनल सक्सेस पर भी, एज अ राइटर और क्रिएटर। एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर के लिए फेमस है। वुल्फ फ्रिक्वेंटली रिजेक्टेड कन्वेंशनल प्लॉट स्ट्रक्चर्स, वर्जीनिया वुल्फ ने लगातार रिजेक्ट किया है वो जो पारंपरिक कहानी कहने का तरीका है उसको, इन फेवर ऑफ फ्रेगमेंटेड। ये किसके पक्ष में थी कि हम अंशों में लिखेंगे, फ्रेगमेंटेड लिखेंगे, लिरिकल नैरेटिव लिखेंगे दैट रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और इसी से हम इंसानी एक्सपीरियंस की जटिलताओं को दर्शा पाएंगे, ये उनका मानना था। द वेव्स फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के जरिए वेव्स की बात करते हैं, इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है। रीड्स ऑलमोस्ट एज अ प्रोस पोएम, आप इसे एक प्रोस पोएम की तरह पढ़ सकते हैं, विच विद कैरेक्टर्स स्पीकिंग इन अ कलेक्टिव वॉइस, जिसमें किरदार एक साथ एक सामूहिक आवाज में बात कर रहे हैं। इनकी अगर लेगेसी की बात करें तो वुल्फ्स इनोवेटिव टेक्निक्स एंड फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस, वुल्फ का जो वो इनोवेटिव तरीका था, तकनीक थी, और वो जो ये फोकस रखती थी साइकोलॉजिकल और इमोशनल पहलुओं पर, अनुभवों के, पेव द वे फॉर लेटर मॉडर्निस्ट, इन्होंने रास्ता तैयार किया आने वाले मॉडर्निस्ट राइटर्स के लिए, पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स के लिए। हर वर्क डीपली इन्फ्लुएंस ऑथर्स, इनकी रचनाओं ने बहुत प्रभावित किया ऑथर्स को, जैसे कि मार्गरेट एटवुड को, टॉनी मॉरिसन को, माइकल कनिंगम को, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है वर्जीनिया वुल्फ का, बहुत बड़ा योगदान है। चलिए नेक्स्ट आदमी है जॉर्ज ऑरवेल, और ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कल मिलेंगे आप लोगों से दोपहर को 4 बजे। यूजीसी नेट की जो भैया वो है टेस्ट सीरीज़, वो हमारे ऐप पर है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की और अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ले लीजिए बहुत जल्दी, ठीक। 50 टेस्ट है इसमें विद एक्सप्लेनेशन एंड पीडीएफ्स। और इसके अलावा 2 अक्टूबर को यानी कि परसों हमारे ऐप पर 10% ऑफ रहेगा सभी कोर्सेज़ पर, ठीक है, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक। तो अगर आप कोई बैच ज्वाइन करने का वेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 1 तारीख से बनने वाला पीजीटी ज्वाइन करना था, या 14 तारीख को जो हमारा यूपी टीजीटी का बैच बन रहा है वो ज्वाइन आपको करना है, तो आप 2 तारीख को कर सकते हैं, फीस कम हो रही है 1 दिन के लिए, ठीक है। तो चलिए बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, नए स्टूडेंट तक पहुंचाइए इन क्लासेस को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल क्लासेस हैं, ठीक, और भला हो जाएगा कुछ स्टूडेंट का इनको पढ़ने से।